दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यंग्स इलास्टिसिटी मॉडुलस के बारे में, जिसे कि थॉमस यंग ने दिया था। हाँ, ये वही थॉमस यंग है जिन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और इंटरफेरेंस के फिनोमेना को डिटेक्ट किया और ये बात बताई कि लाइट जो है वो वेव्स में चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी अच्छी खासी दिलचस्पी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी थी। अब जैसा कि हमें पता है कि उस वक्त तक रॉबर्ट हुक ने एक लॉ दे दिया था कि ये वाला लॉ था जिसमें के जो था वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था या फिर इलास्टिसिटी मॉडुलस था। लेकिन थॉमस यंग ने ये कहा कि ये जो के है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि मटेरियल है कैसा, मेटल है, नॉन मेटल है, रबड़ है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है के की वैल्यू। और दूसरा ये कि आप उस पर किस तरीके का स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल होने वाला है या फिर शेयरिंग होने वाला है या फिर वॉल्यूम होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो इलास्टिक कांस्टेंट था इसको डिफाइन किया था थॉमस यंग ने, इसीलिए इसे यंग का मॉडुलस भी कहा जाता है। तो उन्होंने बेसिकली कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कि जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा करते हो, यानी कि किसी चीज़ को खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो उस चेंज के दौरान जो फोर्स आप लगा रहे हो और जो प्रेशर अंदर की तरफ से लग रहा है, जो स्ट्रेस अंदर की तरफ से लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि y या फिर ई से भी नापा जाता है इसको, इज इक्वल्स टू में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे जो सिग्मा है वो आपको स्ट्रेस दिखा रहा है और नीचे एप्सिलॉन जो है वो आपको स्ट्रेन दिखा रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी? F अपॉन में A, यानी कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स, जिसको हम प्रेशर भी कह सकते हैं। और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा L अपॉन L। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ में चेंज आ रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F अपॉन A मल्टीप्लाई बाय L अपॉन डेल्टा L, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से आप इजीली यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। देखिए, कंफ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स में हमेशा रहता है कि जो यंग मॉडुलस है वो एक्चुअली डायमेंशनलेस है, जबकि ऐसा है नहीं। जरा ध्यान से समझिए कि जो स्ट्रेस है वो है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। तो यानी कि फोर्स जो है उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, अपॉन में एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होगा। नीचे है स्ट्रेन। अब ध्यान देना कि स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये डायमेंशनलेस कैसे हो सकती है? भाई, मान लिया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को खींचा है तो उसकी लेंथ तो बड़ी है, तो फिर वो डायमेंशनलेस कैसे हो गई? तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लो कि आपके पास 5 मीटर का एक सिलेंडर है जिसको आपने खींचा है, टेंसाइल स्ट्रेन लगाया है इसके ऊपर, तो इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर हो जाती है, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू 1 मीटर निकल के आती है। तो आप इसका स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप लिखोगे 1 मीटर जो चेंज आया है अपॉन में 5 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 निकल के आएगा। लेकिन इसने अपनी यूनिट लूज कर दी। अब ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब इसके पास यूनिट नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, और स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। तो स्ट्रेन जो है हमेशा डायमेंशन लेस रहेगा इस केस के अंदर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? स्ट्रेस के बराबर ही होगी, यानी कि न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कह सकते हो, क्योंकि F अपॉन A जो होता है वो प्रेशर का भी होता है, तो प्रेशर की यूनिट पास्कल भी कही जा सकती है। तो इस तरह आपको समझ में आता है कि स्ट्रेन क्यों एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और यंग मॉडुलस एग्जैक्टली होता क्या है।